जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 8% हिंदू हैं, अर्थात वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से 1,30,00,000 हिंदू हैं वहाँ आज के दिन। और उन पर दिनों दिन इन जिहादियों का बांग्लादेश में जो वहाँ पर फैल रखे चारों तरफ जिहादी लोग, उनका अत्याचार दिनों दिन वहाँ पर बढ़ रहा है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के ऊपर। वहाँ पर हिंदुओं के खेत खलिहान उजाड़े जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है, फैक्ट्रियों में आग लगाई जा रही है। वहाँ जितने सरकारी कर्मचारी हैं हिंदू लोग, उनको जबरदस्ती उनसे इस्तीफा दिखाया जा रहा है। और मतलब तरह तरह के वहाँ हिंदुओं की बेटियों पर, बहनों पर, माताओं पर जबरदस्ती बलात्कार किया जा रहा है। तरह तरह के अत्याचार, दुनिया में जितने भी अत्याचार हैं वो सारे के सारे अत्याचार हिंदुओं पर वहाँ आए दिन बरपाए जा रहे हैं। आए दिन उन पर अत्याचार, जुल्म ढाए जा रहे हैं। ऐसा कोई अत्याचार नहीं जो हिंदुओं पर वहाँ नहीं हो रहा है आज के दिन। और ये सिलसिला 5 अगस्त जब से ये बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद वहाँ के प्रधानमंत्री भारत आ गई हैं अपनी जान बचाकर, तब से जारी है। और हाल में तो इन दिनों मतलब विगत 1 सप्ताह से खूब बढ़ गया ये अत्याचार, आक्रमण हिंदुओं पर। इसकी वजह यह है कि जब से वहाँ अमेरिका में चुनाव हुआ है और वामपंथी डेमोक्रेट्स जो बाइडेन की पार्टी की कमला हैरिस हारी है और डोनाल्ड ट्रंप राइट विंगर अमेरिकन नेशनलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप जब से जीते हैं, तब से वहाँ जो कठपुतला है मोहम्मद यूनुस, जो बाइडेन का कठपुतला था, सीआईए का कठपुतला था, वो एक्चुअली तिलमिला गया है। उसको दिखने लग गए हैं कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माई डेज आर नंबर्ड, मतलब मेरे अब गिने चुने दिन रह गए हैं बांग्लादेश में। वो तो वैसे भी ज़्यादातर समय यूरोप में रहता है, फ्रांस में, इंग्लैंड में, या नहीं तो अमेरिका में। बांग्लादेश में कम ही रहता है। और बांग्लादेश का वहाँ यहाँ पर वो अभी बन रखा है एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। कोई संवैधानिक पद नहीं है, केवल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है पिछले करीब 4 महीने से। और दिनों दिन हिंदुओं पर अत्याचार उसके शासनकाल में अभी बढ़ रहा है। तो अभी बात यह है कि क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं सत्ता में अमेरिका में, जो राइट विंगर हैं, नेशनलिस्ट हैं और मोदी के दोस्त हैं, भारत के दोस्त हैं। इसीलिए हिंदुओं पर वो जुल्म सितम ज्यादा बढ़ा रहा है और हिंदुओं पर बदला ले रहा है यही मोहम्मद यूनुस और उसके गुंडे। अब बात यह है कि कितना दिन भारत सरकार मौन रहेगी? हिंदू शासक लोग जो है, हिंदू राष्ट्रवादी नेता लोग हैं, हिंदू शासक लोग जो हैं भारत में, हिंदू राष्ट्रवाहिनी जो कितना दिन मौन रहेगी? लेकिन समय जो है, समय की गलती तो चलती जा रही है। 5 नवंबर को वहाँ अमेरिका में चुनाव हुआ था, आज 30 नवंबर हो गया है, 25 दिन बीत गए हैं। अब जुम्मा 50-51 दिन बचे हैं। आगामी 2025 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप वहाँ शपथ लेंगे। तत्पश्चात डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में सत्ता आ जाएगी। लेकिन अभी ये जो दिसंबर महीने का 31 दिन और जनवरी महीने का 20 दिन, ये 51 दिन बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर बहुत ही भारी पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि आज कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन, मतलब मिलिट्री हस्तक्षेप भारत अगर करेगा तो अमेरिका भी लाल आंख दिखाएगा भारत को। और सारे विश्व में जितने जिहादी हैं, जितने आपके लेफ्ट विंगर वामपंथी हैं, वो सारे के सारे तिलमिला जाएंगे। और सारी विश्व की जितनी मीडिया है, ज्यादातर मीडिया तो वामपंथी को द्वारा कंट्रोल, वो सारे के सारे गरजेंगे, बरसेंगे मोदी पर, भारत पर। इसलिए समय का इंतजार किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? जैसे 1971 का मैं वाकया आपको बताऊं, इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी और मानेकशॉ हमारे देश के सेनापति थे, आर्मी जनरल थे। उस समय इंदिरा गांधी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान में रह रहे लोगों को ऊपर काफी अत्याचार कर रहे थे, पश्चिम पाकिस्तान वाले पूर्व पाकिस्तान पर।
और वहां पर अवामी लीग का शासन आ गया था पाकिस्तान में, तब भी उसको सत्ता हस्तांतरण नहीं कर रहे थे और तरह तरह के जुल्म सितम ढा रहे थे। इसी पर इंदिरा गांधी और भारत की सुरक्षा, रक्षा सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए भविष्य में इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने अपने समय के जो सेनापति थे मानेक शॉ, आर्मी जनरल, उनको बुलाया अपने दफ्तर में और उनको बोला कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को घुटनों पे लाया जाए। तब मानेक शॉ ने बोला, मैडम ऐसा नहीं होगा, आपको देखिए 62 का वार हुआ, 1962 का, 1965 का, हमको कुछ समय चाहिए युद्ध की तैयारी करने के लिए। ये बात फरवरी या मार्च 1971 की मैं बोल रहा हूँ, इंदिरा गांधी और मानेक शॉ के बीच की बात है। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि कितना समय चाहिए, ना कम से कम 8-9 महीने का समय मुझे चाहिए युद्ध की तैयारी के लिए। इंदिरा गांधी ने बोला डन, और आर्मी जनरल मानेक शॉ ने भीतर अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारी पूरी की। 1971 दिसंबर में भारत पाकिस्तान के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, 15-16 दिन तक युद्ध चला और अंत में ढाका में भारत की सेना घुसी और ईस्ट पाकिस्तान की जो कैपिटल थी, जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां पर ए नियाजी, पाकिस्तान के जो वहां पर डेप्यूटी आर्मी जनरल थे, उनको सरेंडर कराई। और विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर है पाकिस्तान की सेना 93,000 सेना पाकिस्तान की एक दिन में सरेंडर की है बांग्लादेश की धरती पर और भारत की सेना के सामने। अब देखिए कितने निर्लज है ये पाकिस्तानी, और उससे ज्यादा निर्लज है बांग्लादेशी, क्योंकि बांग्लादेशी एहसान फरामोश है। अरे भैया, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की प्रमुख भूमिका है, मुख्य भूमिका सारी दुनिया जानती है। भारत जब बांग्लादेश अलग देश हुआ, सबसे सर्वप्रथम उसको मान्यता दी भूटान ने दी है भारत के इशारे पर। दूसरा देश है भारत जिसने उसको मान्यता दी है। तत्पश्चात सोवियत यूनियन का ब्लॉक के सारे देश, मतलब सोवियत यूनियन के ब्लॉक, मतलब वार्सो पैक्ट के अंदर में जो सब सोवियत यूनियन ब्लॉक के देश होते हैं, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, ये सारे देशों ने भी फिर एक के बाद एक मान्यता देना आरंभ की। इस तरह जब 15-20 देश उसको मान्यता दे दिए बांग्लादेश को, तब जाके बांग्लादेश को स्वाधीन सरकार के रूप में विश्व पटल पर मान्यता मिली। और जो बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम जो चल रहा था, मुक्ति वाहिनी जिसको बोलते, वो कौन थे? वो सारे भारत के फौजी थे। वो लुंगी और गंजी पहनकर वो पाकिस्तानी सेना से छद्म भेष में लड़ रहे थे। ठीक है, वहां के लोगों को भी, वहां के बांग्लादेश के युवकों को भी भारत की सेना ने ट्रेनिंग दी और उन्होंने भी पाकिस्तान की सेना के साथ में मुकाबला किया अनेक महीनों तक, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका भारत की सेना की ही थी। और भारत के द्वारा ही आज भी जो बांग्लादेश की सृष्टि हुई, भारत के सरकार के द्वारा, भारत की फौज के द्वारा, भारत की जनता के आशीर्वाद से। लेकिन ये एहसान फरामोश जिहादी बांग्लादेशी वो सारे एहसान भूल गए। आज फिर मानसिकता इनकी पाकिस्तान के प्रति प्रेम में उमड़ गया है। बोलते हैं भारत को हम लोग देख लेंगे, न्यूक्लियर बम लाएंगे, एटम बम लाएंगे पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान में तो आटे के लिए 1-1 किलो आटे के लिए वह लंबी लाइन लगती है। आटे के लिए धक्कम धोखा में, धक्कम पेली में वहां पर लोग मर जाते हैं लाइन में। वो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए आज आदर्श बन गया है। जो पाकिस्तानी फौज बरसों तक बांग्लादेश में लड़कियों को, वहां की महिलाओं के साथ पाशविक अत्याचार किए, बलात्कार किए और लाखों उनसे वहां पर बांग्लादेश जब जन्म हुआ, लाखों वहां की औरतें, वहां की महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी। पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा वहां की महिलाओं को प्रेग्नेंट कर दिया गया था बलात्कार के द्वारा। जब पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर दी भारत के सामने, तत्पश्चात जब शेख मुजीबुर रहमान वहां शपथ लिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे मैंने जहां तक याद है 30 लाख महिलाओं के साथ में वो लोग बलात्कार किए थे, 30 लाख। और जब मुजीबुर रहमान के चंद महीनों के, शायद महीना 2 महीना में ही मुजीबुर रहमान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि भाई 30 लाख बांग्लादेशी महिलाओं के साथ में बलात्कार किया गया बर्बर पाकिस्तानी सेना के द्वारा, तो क्या किया जाए। तो शेख मुजीबुर रहमान ने बोले कि इतनी बड़ी संख्या में
यहाँ पर मतलब अभी कि जो लेट स्टेज हो गया है और एबॉर्शन संभव नहीं है, जो होगा कोई बात नहीं, बच्चों को आने दो। तो मेरे को तो लगता है ये जो 1971 के बाद मैं बता रहा हूँ, तो मेरे को लगता है 50, 52, 53 साल जो बीते हैं उसमें तो बहुत सारे जो 30 लाख जो पैदा हुए हैं उसमें बहुत सारे तो वो पाकिस्तानी माइंडसेट, जिहादी माइंडसेट लेकर ही पैदा हुए होंगे जो हो। एनी हाउ, तो ऐसे ऐसे जो लोग वहां पर 30 लाख महिलाओं को बलात्कार किए, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी के फौजी लोग, वो पाकिस्तान आज मतलब बांग्लादेश का आदर्श बना हुआ है और भारत की फौज के साथ में युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं वो लोग। अब देखिए ये जो कठपुतला है बांग्लादेश का, जो वहां मोहम्मद यूनुस, ये तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक कोई पोस्ट नहीं है ऐसा, लेकिन ये जबरदस्ती बिठाया गया है CIA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा। अब ये हिंदुओं को रोज रोज धमकाता है। वहां चटगांव में जब वहां खूब जोर शोर से विरोध प्रदर्शन हुआ हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ, तब इसने वहां पर जो साधु है इस्कॉन के, जो मैंने कल भी बताया था, वो साधु के खिलाफ ये लोग अभी साधु और उनके जो 17-18 अनुयायी हैं, सब के सब लोगों के 18 अनुयायियों के वहां पर अकाउंट्स को बैंकों में फ्रीज कर दिया गया है। वहां जबरदस्ती जितने भी सरकारी ऑफिसों में हिंदू लोग वहां कार्यरत थे बांग्लादेश में, सबसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। पाकिस्तान के जितने थानों में, सॉरी, बांग्लादेश के थानों में जो लोग सब हिंदू लोग थे पुलिस सर्विस में, उनसे इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। और तरह तरह के जितने भी अन्याय, अत्याचार, शोषण वगैरह हो सकते हैं, सारे जुल्म सितम बांग्लादेश के जिहादियों द्वारा बांग्लादेश की सरकार के इशारे पर हिंदुओं पर किया जा रहा है। लेकिन किया जाएगा, क्योंकि उस समय की बात तो परिस्थिति कुछ और थी जब इंदिरा गांधी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज परिस्थिति कुछ और है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठने वाले नहीं है, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि अमेरिका में जो बाइडेन बूढ़ा बैठा हुआ है, जो वामपंथी है, धूर भारत विरोधी है, और जितने भी वर्ल्ड के जितने भी वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो सारे के सारे, अगर कुछ भारत अभी हस्तक्षेप करता है तो तुरंत सारे के सारे वामपंथी यूनाइटेड हो जाएंगे, सारे जिहादी दुनिया के यूनाइटेड हो जाएंगे। इसलिए अभी मेरे ख्याल से, मेरा जो आकलन है, क्योंकि 1971 के समय में भी वहां पर जो 1970-71 में जो चुनाव हुए थे पाकिस्तान में, वो अवामी लीग वहां पर मेजोरिटी में आई थी, और उसके बाद फिर कैसे कैसे मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, उसको पश्चिम पाकिस्तान की जेल में रखा गया, कराची जेल में। तत्पश्चात क्या क्या हुआ, वो सारे वाकया को मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था, और टीट बिट सारे वाकया को मैं रोज पढ़ता था अखबारों में, जो आज भी सारी स्मृति मेरे मतलब मानस पटल में है। और अब उसकी बात मैं बताऊं कि जितने भी मतलब भारत के जितने फौजी ऑपरेशन हुए थे 1971 वार के, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक साप्ताहिक मतलब पत्रिका निकलती थी धर्मयुग नाम से, और उसमें धर्मवीर भारती उसके संपादक थे। वार टाइम में धर्मवीर भारती पूरे बांग्लादेश में, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, वहां का दौरा किए, और दौरा करने के पश्चात मतलब कई अंकों में, कई इश्यू में उन्होंने वार टाइम की सारी की रिपोर्टिंग लिखी, और मैंने सारा पढ़ा भी है। ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो सारी स्मृति मेरे मानस पटल पर अभी भी जिंदा है। तो उस समय चुपचाप, जैसे इंदिरा गांधी मुक्ति वाहिनी को खड़ा की थी, और मुक्ति वाहिनी के नाम में बंगाली वहां जो मुसलमान है, हिंदू है, उनको हाथों में हथियार दिए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, और भारत के जो फौजी लोग हैं वो भी लुंगी और गंजी पहन के वो भी मैदान में उतरे थे मुक्ति वाहिनी संघर्ष के समय। वो दिसंबर 1971 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 1971 दिसंबर में तो खुला खुला भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। तो ये सारा वाकया आज कुछ अलग है, हालांकि मेलजोल खाता है, लेकिन आज थोड़ा अलग भी है। आज होने से भारत के खिलाफ मतलब चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिक जिहादी कंट्री हैं, वो सारे के सारे मुखर होकर विरोध कर सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल से भारत सरकार, मोदी सरकार
वेट एंड वॉच का भी पॉलिसी में जा रही है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बैठेगा, मतलब जनवरी 20 में, तैसे ही मेरे ख्याल से फरवरी 2025 में भारत का ऑपरेशन दिखाई देगा सरफेस पे, धरातल पे। अभी जो है वो अंदर ही अंदर ऑपरेशन चल रहा है। और जो आज जो अभी शेख हसीना वाजेद जो वहां की इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं और भारत में बैठी हुई हैं, उनको वहां भेजा जाएगा। उनकी आवामी लीग पार्टी को धीरे धीरे वहां सक्रिय किया जा रहा है, वो लोग सब सक्रिय होंगे। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ ही जाएंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता आने के बाद मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा कैलकुलेशन है, ये जो वहां पर जो अभी बैठा है मोहम्मद यूनुस, ये तुरंत भाग जाएगा बांग्लादेश छोड़ के। जब बांग्लादेश छोड़ के भाग जाएगा, वहां जो अराजकता की स्थिति पैदा होगी, अवामी लीग का शासन फिर से आएगा, शेख हसीना वाजेद फिर से वहां प्रधानमंत्री होंगी, क्योंकि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वापस जाने का, वहां गद्दी संभालने का। उस समय भारत के साथ में हाथ में हाथ मिलाकर मोदी के साथ में रणनीति के तहत, यहां मेरे को लगता है रणनीति के तहत ये भारत में बैठे जितने बांग्लादेशी हैं और ये जो म्यांमार के घुसपैठिए आ गए हैं, ये सारों को वहां बांग्लादेश भेजा जाएगा और बांग्लादेश के रास्ते से ही म्यांमार भी भेजा जाएगा। और हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए कई एक इंतजाम किए जाएंगे। जैसे मसलन आज कतर में और अनेक देशों में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में अमेरिका की सामरिक घाटी है, एयरबेस है अमेरिका की, बहुत सारे देशों में है, विश्व के कम से कम मैं सोचता हूँ 30-40 देशों में होगी। वैसे ही जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा में श्रीलंका सरकार ने 99 ईयर्स का लीज दिया चाइना को, जो हमारे सीमा के ऊपर है एकदम। श्रीलंका में हम्बनटोटा चाइना को दिया हुआ है। वैसे ही भारत सरकार भी वहां शेख हसीना के साथ मिलकर वहां अवश्य ही प्लानिंग होती होगी मेरे ख्याल से, कि वहां एक एयरबेस रहेगा जहां पर इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी रहेगी, वहां एक नेवल बेस रहेगा वहां के किसी एक बंदरगाह के ऊपर, और आर्मी की एक टुकड़ी भी रहेगी बांग्लादेश में, जिससे कि आने वाले दिनों में वर्षों में बांग्लादेश की जो सरकार है वो भारत के असर में रहेगी, प्रभाव में रहेगी। कल को अगर बांग्लादेश से अवामी लीग का शासन खत्म भी हो जाए, ये जिहादी फिर कभी सक्रिय नहीं हो सकेंगे। अगर होंगे तो उनको मालूम है यहां पर भारत की फौजी टुकड़ी है, एयरबेस है, नेवल टुकड़ी है, तो उस लोगों के ऊपर मतलब कंट्रोल रखने के लिए यही काम करना पड़ेगा। और भारत में जो घुसपैठिए आ गए हैं बांग्लादेशी और म्यांमार के, उनसे भी हमको निजात मिल जाएगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।